तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। बहुत सारी थियरी हम लोग कवर करेंगे और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट थियरी है वो हम लोग एमसीक्यू के साथ कवर करेंगे। तो इसलिए आखिर तक देखना है। एमसीक्यू हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ी बहुत आइडिया लेते हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के बारे में। मैं अमेय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आर टू क्लोजली रिलेटेड टेक्नोलॉजी, हम लोग एक दूसरे के साथ ही कह सकते हैं क्योंकि रोबोट के हेल्प से हम लोग ऑटोमेशन है वो करते हैं। ऑटोमेशन यानी कि बेसिकली कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना, तो इसलिए हम लोग रोबोट्स का वहाँ पे सहारा लेते हैं। So automation is a technology that is concerned with the use of mechanical, electronic and computer based system in the operation and control of the production। तो इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर बेस के साथ साथ हम लोग ऑटोमेट करना चालू करता है ताकि हमारा ह्यूमन लेबर है वो कम से कम होगा और इफिशिएंटली जो कोई भी प्रोडक्शन है वो हम लोग बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली रोबोटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो रोबोटिक एक पार्ट है ऑटोमेशन का, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग रोबोटिक्स की तरफ। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रोबोट्स आर एज फॉलोज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर मतलब आप यहाँ पे जो कंप्लीट ऐसा रोबोटिक आर्म देख सकते हैं तो उसे हम लोग मैनिपुलेटर कह सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन आर्म द रोबोट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैनिपुलेटर हैविंग सेवरल जॉइंट्स एंड लिंक्स। तो जॉइंट्स एंड लिंक्स का डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये जो कंप्लीट हाथ की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग कहेंगे मैनिपुलेटर। उसके बाद है एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर यानी कि अपने जैसा हाथ का पंजा रहता है, अपने फिंगर्स वगैरह रहता है, यानी कि जो एंड पे कनेक्ट रहेगा, ये रोबोट का कंप्लीट आर्म है, उसके एंड पे जो कनेक्टेड रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एंड इफेक्टर। उसका शेप वगैरह किसी भी तरह हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। द बेस ऑफ द मैनिपुलेटर इज फिक्स टू द बेस सपोर्ट एंड एट अदर फ्री एंड द एंड इफेक्टर इज अटैच। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट मैनिपुलेटर है इसका एक जो पार्ट है वो यहाँ पे बेस पे कनेक्ट रहेगा और दूसरे एंड पे यहाँ पे एंड इफेक्टर है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे। द एंड इफेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय द पाम एंड फिंगर्स अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन आर्म। तो अपने हाथ की तरह, फिंगर्स की तरह ये परफॉर्म करता है। हाथ होगा ऐसा जरूर नहीं है, कुछ और टाइप का भी शेप यहाँ पे हो सकता है, यानी कि एंड पे जो कनेक्टेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है लोकोमोशन डिवाइसेस या फिर मोटर्स, या फिर हम लोग उसको एक्चुएटर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे हर एक जगह पे आप यहाँ पे जो ब्लैक जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर एक जगह पे मोटर कनेक्टेड रहेगी मोशन के लिए। सो इन केस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स द पावर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आर्म, द पाम एंड द फिंगर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मसल। तो अपने अपने अंदर मसल्स वगैरह होती है, उसके हेल्प से हम लोग जो हाथ वगैरह है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन रोबोट के अंदर हम लोग मोटर्स का है वो सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से टाइप की मोटर हम लोग यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे BLDC मोटर हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर स्टेपर मोटर है वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसका बहुत बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है रोबोटिक्स के अंदर। द मोटर्स यूज फॉर द प्रोवाइडिंग द लोकोमोशन इन रोबोट्स देर आर 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क करूंगा। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ द मोटर्स, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ द यहाँ पे मोशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक, सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक एंड द थर्ड वन इज न्यूमेटिक। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या एप्लीकेशन रहेगा, कितना हेवी या फिर कितना लाइट टाइप ऑफ मोटर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। न्यूमेटिक यानी कि जिसमें हम लोग कंप्रेस एयर है वो यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक में इसमें हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक तो हम सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया था BLDC और स्टेपर मोटर। आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है? कंट्रोलर। तो कोई भी रोबोट खुद से परफॉर्म नहीं करेगा, तो हम लोगों को एक्सटर्नली प्रोग्राम वगैरह डालना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है। द कंट्रोलर इज अ ब्रेन ऑफ अ रोबोट एंड इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्रामिंग टू ऑपरेट द रोबोट। बहुत ही आसान सा है। द कंट्रोलर डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मैनिपुलेटर एंड द एंड इफेक्टर, यानी कि सारी जो मोशन वगैरह है उसका हालचाल वगैरह सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम करके कंट्रोलर में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है और अपना जो रोबोट है वो काम करने लगता है। सो इन अदर वर्ड द कंट्रोलर कंट्रोल्स द रोबोट। कंट्रोलर नाम में ही लिखा है, इट्स कंट्रोल्स द रोबोट। एंड द फिफ्थ वन इज द सेंसर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंस करने के लिए। द रोबोट सेंसर इज यूज टू मेजर द कंडीशन ऑफ द रोबोट एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। आसपास की जो चीज़ें होती है या फिर रोबोट का अभी का प्रेजेंट कंडीशन कहाँ पे है, क्या टाइप ऑफ मूवमेंट हो गई है, कंटिन्यूसली फीडबैक उसमें चलते रहता है। द सेंसर्स पास द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू रोबोट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग अ डिजायर्ड टास्क। ओके, सेंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो पास करते हैं परफॉर्म करने के लिए सारी चीज़ें। रोबोट्स नीड सुटेबल सेंसर्स दैट हेल्प देम कंट्रोल देमसेल्फ। तो खुद के लिए भी वो कंट्रोल करने का काम करता है और साथ साथ में आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी, उससे भी चीज़ें है वो अडॉप्ट करने का काम करता है। द सेंसर्स आर नथिंग बट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द क्वांटिटी सच एज पोजिशन, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, प्रॉक्सिमिटी, टेम्परेचर, ऐसी सारी चीज़ें है वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके चाहिए तो देख सकते हो। प्रेशर सेंसर है, एंगल सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर,
यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर, माइक्रोफोन्स, कैमरा वगैरह यानी कि करंट पोजीशन वगैरह देखने का वो काम करता है। सामने अगर ऑब्स्टेकल वगैरह आ गया तो इजीली वो वहाँ से हट सकता है। आगे है लिंक्स ऑन जॉइंट्स। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में क्या होता है, तो अपना ह्यूमन का आर्म होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी बेंड होता है वो सारी चीज़ें यानी कि एल्बो हुआ, रिस्ट हुआ, ये शोल्डर हुआ, इसे हम लोग कहेंगे जॉइंट। और ये जॉइंट के बीच में जो कोई भी अपना मसल वगैरह होता है या फिर कोई भी जो बोन वगैरह होते हैं उसे हम लोग कहेंगे लिंक। सिमिलरली रोबोट में भी हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर से ही हम लोगों ने उसको रेप्लिकेट किया है, जो रोबोटिक आर्म वगैरह रहता है वो। तो लिंक्स आर द रिजिड मेंबर्स कनेक्टिंग द जॉइंट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, द जॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सिस। ओके, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी आप समझ लेना, ताकि क्वेश्चन में अगर दूसरा नाम यूज किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आर द मूवेबल कंपोनेंट्स ऑफ द रोबोट दैट कॉजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लिंक। ठीक है, बहुत ही आसान से है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बढ़ते आगे, रोबोटिक्स से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट था, और रिमेनिंग जो है वो हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं ऑटोमेशन की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री 4.0। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए। कॉस्ट इफिशिएंसी होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलता है, क्योंकि ऑटोमेशन करने की वजह से आप फटाफट है वो कोई भी प्रोडक्ट है वो इजीली बना सकते हो, तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। एक के पास मशीनरी है, ऑटोमेटेड मशीनरी, दूसरे के पास सिर्फ लेबर और मशीनरी है, तो वो लेबर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटोमेशन की वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलता है। कॉस्ट इफिशिएंसी भी यहाँ पे हो जाएगी। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट को या फिर कोई भी अगर इंडस्ट्री को अगर आपको स्केलेबल करना है, उसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी इजीली मेंटेन हो सकती है। टाइम रिडक्शन होता है, क्योंकि मशीन के ह्यूमन जैसे काम करने के बाद थक जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेशन या फिर मशीनरी होने के साथ साथ उसका जो टाइम रिडक्शन है वो यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि टाइम यहाँ पे इजीली बच जाएगा, हम लोग कंटिन्यूसली उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अटमोस्ट सेफ्टी, जैसे कि कोई अगर हजारडस कंडीशन रहा जहाँ पे ह्यूमन है वो इजीली काम नहीं कर सकता, अगर कोई केमिकल वगैरह रहेगा जो टॉक्सिक वगैरह रह सकता है, तो वहाँ पे ह्यूमन को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम लोग ऑटोमेशन इंडस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, यानी कि मशीनरी का सहारा ले सकते हैं। इसकी वजह से ह्यूमन के लिए सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। एंड इम्प्रूव कंट्रोल, तो जैसे हम लोगों को कंट्रोल करना है वैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन। कौन से टाइप के ऑटोमेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन, 3 टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन, नंबर भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वन इज फिक्स ऑटोमेशन, सेकंड वन इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, एंड द थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। एक एक करते इन डिटेल में देखते हैं कहाँ पे यूज होता है। फिक्स ऑटोमेशन, नाम में ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इट इज द ऑटोमेशन इन विच द सीक्वेंस of programming or assembly operation to be carried out is fixed by the equipment configuration। यानी कि कोई भी अगर मुझे सपोज एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ही लगेगा, तो कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बनने के बाद मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के ऑटोमेशन को हम लोग कहेंगे फिक्स ऑटोमेशन, जहाँ पे कोई भी ज़्यादा वैरायटी है वो नहीं होती है। इन फिक्स ऑटोमेशन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस विच आर सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होता है। आर इंटीग्रेटेड इन अ पीस ऑफ द इक्विपमेंट, तो एक किसी कंट्रोलर वगैरह में या फिर कोई भी इक्विपमेंट में हम लोग उसका जो प्रोसेस है वो स्टोर करते हैं। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑटोमेट चेंजेस इन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिक्स ऑटोमेशन में चेंजेस हम लोग इजीली नहीं कर सकते। अगर कोई भी फिक्स पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी सेव कर दिया तो वो उसी पैटर्न में कंटिन्यूसली चलते रहेगा, लेकिन उसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली बना सकते हैं। इट इज़ यूज वेयर द हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायर होता है। एंड द प्रोडक्शन रेट ऑफ द फिक्स ऑटोमेशन इज क्वाइट हाई, क्योंकि हाई वॉल्यूम में है तो यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो भी ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, प्रोडक्शन रेट ऑफ द फिक्स ऑटोमेशन इज हाई, यानी कि बहुत कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है वो इजीली बना सकते हैं। सो इन दिस ऑटोमेशन नो न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फॉर अ गिवन सीक्वेंस ऑफ द असेंबली ऑपरेशन, तो कोई भी हम लोग नया यहाँ पे चीज़ नहीं बना सकते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे ऑटोमेटेड जो चेंजेस है वो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स ऑटोमेशन है, उसके लिए अलग टाइप ऑफ ऑटोमेशन, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट वगैरह चेंज करना रहेगा या फिर नया बनाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यहाँ पे आप डायग्राम के बीच में देख सकते हैं PAC, यानी कि है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोल। तो ये है वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम करता है। देखते हैं क्या होता है। It is the automation in which the equipment is designed to accommodate various product configurations in order to change the sequence of operation or assembly operation by means of control program। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी चेंजेस वगैरह करना रहेगा, तो मतलब एक प्रोडक्ट के बाद मुझे दूसरा प्रोडक्ट अभी जल्द से जल्द करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, जो फिक्स ऑटोमेशन का एक ड्रॉबैक था।
So different type of programs can be loaded into the equipment to produce a products with the new configuration. अगर हम लोगों ने प्रोग्राम वहाँ पे चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली कोई भी नया प्रोडक्ट है वो हम लोग इजीली बना सकते थे, फिक्स ऑटोमेशन में ऐसा नहीं कर सकते थे। इट इज़ फिक्स ऑटोमेशन में जो प्रोग्रामर था वो सिर्फ एक फिक्स पैटर्न में ही काम करने का काम करता था, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही जाता था, वहाँ पे नया कोई भी प्रोडक्ट हम लोग नहीं ला सकते थे। सो इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर बैच प्रोडक्शन ऑफ लो एंड मीडियम वॉल्यूम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई के लिए हम लोग फिक्स करेंगे और लो और मीडियम वॉल्यूम्स के लिए यहाँ पे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन करेंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। नाम से पता चलता है बहुत ही फ्लेक्सिबल ये काम करेगा। इट इज़ डेवलप टू मिनिमाइज द टाइम, ओके, इट इज़ डेवलप टू मिनिमाइज द टाइम लॉस, इट इज़ डेवलप टू मिनिमाइज द टाइम लॉस बिटवीन द चेंज ओवर ऑफ द बैच ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि पहले एक प्रोडक्ट बनाया मैंने, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट अभी मुझे कुछ ऐसा बनाना है, उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मुझे मशीनरी वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इसके लिए ये फिक्स फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में बहुत काम में आता है, जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को चेंज करना होता है। वहाँ पे द प्रोग्राम टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड चेंजिंग द फिजिकल सेटअप, दैट इज इट प्रोड्यूसेस द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विथ नो लॉस ऑफ टाइम। यानी कि फटाफट अगर मुझे डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सबसे बड़ा रोल है वो प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ इवोल्यूशन हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में भी देख लेते हैं द इवोल्यूशन ऑफ द ऑटोमेशन। सबसे पहले फिक्स ऑटोमेशन, जहाँ पे कोई भी हम लोग प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मैनुअल चेंज ओवर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे लेबर इंटेंसिव, यानी कि लेबर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। एंड द थर्ड वन इज फुल्ली फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे हम लोग जो टाइम है वो सेव करते हैं, क्विक सीमलेस कन्वर्जन बिटवीन द प्रोडक्ट और द प्रोसेस। ओके, तो 3 टाइप्स है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को हम लोग मैनुअल चेंज और ऑटोमेशन भी यहाँ पे कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक लाइक जरूर से कर देना और वीडियो स्किप मत कर देना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत सारे थ्योरी हम लोग MCQ के हेल्प से अभी कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने MCQ नंबर 1 पे, जो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम यूज इन द इंडस्ट्री इज और आर टू। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम का? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यस, improve the quality of the product, करेक्ट, कंट्रोल द प्रोडक्शन कॉस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रोबोट प्रोवाइड्स द मोशन टू द मैनिपुलेटर एंड द एंड इफेक्टर। तो मोशन कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? मैनिपुलेटर यानी कि कंप्लीट आर्म और एंड इफेक्टर को। तो ये होता है मोटर्स कंट्रोल करता है, करेक्ट, जो कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन आर्म में, जैसे हम लोग हमारा मसल होता है, तो सिमिलरली रोबोट्स में हम लोग एक्चुएटर या फिर जो मोटर या फिर जो ड्राइव्स है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर। कौन सा एक्चुएटर का टाइप नहीं है? डिजिटल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या फिर इलेक्ट्रिक। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था हाइड्रोलिक पार्ट होता है और इसमें ऑयल यूज होता है, न्यूमेटिक यानी कि प्रेशराइज एयर, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे डिजिटल एक्चुएटर इज अ पार्ट नहीं है, नॉट एक्चुएटर इन्होंने पूछा है। घाई में देख लेना क्वेश्चन में नॉट पूछा है या फिर यस पूछा है। द रोबोट डिजाइन विद द पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम हैज़। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने EMF में तो पढ़ा रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली हम लोग रोबोट भी डिजाइन करते हैं, तो टोटल 4 टाइप ऑफ द यहाँ पे प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल, सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल, थर्ड वन इज कार्टेशियन, आपको पता रहेगा ये सिलेंड्रिकल हुआ, एंड द थर्ड वन इज जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जॉइंट आर्म वाला। जॉइंट आर्म जो रोबोट होता है वो जो अभी दिखाया था मैंने, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की जॉइंट आर्म डायग्राम में देखा था, तो ये होता है 4th पार्ट, एंड द फर्स्ट वन इज स्फेरिकल। स्फेरिकल या फिर जिसे हम लोग कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको रोबोट के रिलेटेड पूछा कि कौन से कोऑर्डिनेट में या फिर कैसे टाइप के होते, तो ये टोटल 4 टाइप के हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा रहेगा? 3 लीनियर मूवमेंट्स रहेगा, 3 रोटेशनल मूवमेंट्स रहेगा, 2 लीनियर 1 रोटेशनल। तो ऐसे टाइप के पूछा है पोलर में। ओके, तो यहाँ पे आप एक एक करके देख लेना डिटेल में। ये देखो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपने देखा रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सर्कुलर में या फिर हम लोग ऐसे दिखाई देता है वो, करेक्ट। तो यहाँ पे एक है वो ऐसे आता है, दूसरा होता है वो ऐसे घूमता है यानी कि 2 पाई वाला रेडियन, और जो थर्ड होता है वो कुछ थीटा डिग्री होता है, करेक्ट। ये ऐसा होता है थीटा डिग्री, और ये पाई से लेके 2 पाई के पाई से 0 से लेके पाई के बीच में ये यहाँ पे वेरी होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक रोटेशनल मूवमेंट है ऐसा, करेक्ट, एक पाई वाला, दूसरा होता है ये थीटा वाला रोटेशनल मूवमेंट, और जो लीनियर मूवमेंट होता है वो रेडियस वाला। तो एक लीनियर और यहाँ पे 2 है वो रोटेशनल मूवमेंट रहते हैं। तो यहाँ पे 2 रोटेशनल एंड 1 लीनियर मूवमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारी चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अभी देख लेना डायग्राम कैसे होता है। द रोबोट डिजाइन विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का मैं यहाँ पे डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है। हम लोग देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, आपने पढ़ा रहेगा यूनिवर्सिटीज़ में करे। तो यहाँ पे जो पाए वाला रहता है वो हम लोग लेते हैं लीनियर, जो रोटेशनल मूवमेंट ये कंप्लीटली ऐसा घूमता है वो 2 पाए वाला, 0 से लेके 2 पाए वाला। दूसरा होता है हम लोग लीनियर मूवमेंट, 0 से लेके जेड, जो जेड एक्सिस रहता है उसमें ये लीनियर मूवमेंट रहता है। और तीसरा जो हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं, तो ये भी एक यहाँ पे लीनियर मूवमेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लीनियर मूवमेंट्स और 1 रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा है ये भी आपको सबसे पहले देखना होगा। एंड द लास्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स, वाई और जेड होते हैं। तीनों के तीनों ऑब्वियसली लीनियर रहेंगे। ये जेड हुआ, ये वाई हुआ और ये हुआ यहाँ पे एक्स। करेक्ट, तो यहाँ पे 3 लीनियर मूवमेंट्स यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने कहा था कि एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ द रोबोटिक आर्म। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कैसा होता है हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले रोबोटिक आर्म और ह्यूमन आर्म को कंपेयर करते हैं। जैसा शोल्डर है यहाँ पे, सिमिलर अपना शोल्डर होता है। एल्बो है, सिमिलर अपना एल्बो होता है यहाँ पे। रिस्ट है, सिमिलर यहाँ पे अपना रिस्ट है। और जो हैंड है उसको ही सिर्फ यहाँ पे कहते हैं एंड इफेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइप का भी एंड इफेक्टर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम लोग को देखना है रिस्ट के लिए। रिस्ट के लिए जो अभी मोशन होता है इसे हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द फ्रीडम एसोसिएटेड विद द रिस्ट ऑफ द रोबोट्स। ओके, तो यहाँ पे एक रोबोटिक आर्म है या फिर रोबोटिक रिस्ट है। अब सबसे पहले देख सकते हो रिस्ट रोल। ओके, नाम भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिस्ट स्विवेल। दिस इन्वॉल्व्स द रोटेशन ऑफ द रिस्ट मैकेनिज्म अबाउट अ आर्म एक्सिस। यानी कि देखो यहाँ पे कहाँ पे है रिस्ट रोल, ये देखो यहाँ पे है रिस्ट रोल, यानी कि ये ऐसे घूमने का काम करेगा। जैसे अपना फिंगर्स को हम लोग रोटेट करते हैं सिर्फ रिस्ट के हेल्प से। अगर आपने वो कुछ तो गड़बड़ है दया वाला देखा रहेगा, उनका हैंड मूवमेंट देखा रहेगा प्रद्युमन सर का, तो वो ऐसा रहता है। करेक्ट, या फिर चमक चलो का जैसे स्टेप रहता है अगर आपने देखा रहेगा, तो उसका मूवमेंट कैसा रहता है, फिर मोशन सिमिलर टाइप ऑफ द मोशन या फिर मूवमेंट हम लोग कह सकते हैं जो आता है रिस्ट रोल में। रोबोट में भी सेम होता है। सेकेंड वन इज रिस्ट पिच। रिस्ट पिच क्या रहेगा, डायग्राम में देख सकते हो आप, यहाँ पे बेंडिंग वाला मूवमेंट है। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है बेंडिंग वाला मूवमेंट, लेकिन ये देखिए अपना जो आर्म होता है वो बेंड करने का जो काम कर रहता है वो। गिवन दैट द रिस्ट रोल इज द सेंटर पोजिशन, द पिच वुड बी द इन्वॉल्व अप एंड डाउन रोटेशन ऑफ द रिस्ट। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ रिस्ट बेंड। यानी कि अगर आपने एक्टिवा चले रहेगी या फिर बाइक वगैरह जैसे आप चलाते हो तो वहाँ पे हम लोग एसेलरेट करते हैं। करेक्ट, अपना एसेलरेशन का मूवमेंट कैसा होता है, कोई भी अगर आप एसेलरेट करते हो बाइक का, एक्टिवा का वगैरह, तो वहाँ पे उसका जो मूवमेंट रहता है ना, सेम टाइप ऑफ द मूवमेंट हम लोग कह सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे रिस्ट पिच, यानी कि ऐसा वाला मूवमेंट। करेक्ट, ऐसा वाला मूवमेंट हाथ का ऊपर या नीचे वाला। ओके, ऐसा है यहाँ पे हाथ है, आप समझ लेना ये ऐसा कुछ हाथ है यहाँ पे, और इसका अभी जो अप एंड डाउन वाला जो मूवमेंट रहेगा यानी कि या ऐसा वाला। करेक्ट, रिस्ट का जो मूवमेंट रहेगा ऐसा अप एंड डाउन वाला, ये होगा रिस्ट पिच वाला। एसेलरेशन आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा बाइक का एसेलरेशन। द थर्ड वन इज रिस्ट यॉ। रिस्ट यॉ आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अब जो रिस्ट है अभी आपने एसेलरेशन है वो अप डाउन किया था, सिमिलर रिस्ट को अगर आपने 90 डिग्री घुमाया अप साइड की तरफ, तो जो लेफ्ट राइट मूवमेंट होगा रिस्ट का उसे हम लोग कहेंगे रिस्ट यॉ। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द लेफ्ट राइट मूवमेंट ऑफ द रोबोटिक आर्म। तो ये होता है रिस्ट यॉ या फिर यॉ वाला जो मूवमेंट है, जो नाम है, ये हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। द नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बेस, द आर्म एंड द एंड इफेक्टर ऑफ द रोबोट डिटरमाइंस डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम, पेलोड कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कॉस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिनको पता नहीं है वो गलत करके आएंगे, लेकिन हमें पता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है डिग्री ऑफ द फ्रीडम। अभी हम लोगों ने देखा था जो मूवमेंट वगैरह होता है इसे हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिस्ट का देखा था, लेकिन जनरलाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि DOF, शॉर्ट फॉर्म इसका DOF इज द मैकेनिक्स कंटेक्स आर स्पेसिफिक डिफाइंड मोड्स इन द विच मैकेनिकल डिवाइसेस और द सिस्टम कैन मूव। बेसिकली जहाँ पे भी मूवमेंट होता है यानी कि जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं उसका जो मूवमेंट होता है वो हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट और द एस्पेक्ट ऑफ मोशन। यानी कि एक हाथ में एक आर्म है, जितने भी मूवमेंट रहेंगे, यानी कि यहाँ पे एक शोल्डर का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एल्बो का हुआ, यहाँ पे रिस्ट का हुआ, यहाँ पे भी अप या डाउन में मूवमेंट हुआ, तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पे मूवमेंट्स रहेंगे
उतना हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट द बेसिक पार्ट ऑफ द रोबोट। स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्ट में ही हम लोगों ने देखा था बेसिक पार्ट में क्या क्या आता है। एंड इफेक्टर आता है, हाँ आता है, कंट्रोलर होता है, सेंसर्स भी होता है, लेकिन पेरिफेरल टूल्स यहाँ पे बेसिक पार्ट में इंक्लूड नहीं होते किसी भी रोबोट में। ओके, तो ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट पूछा था। नेक्स्ट है ड्राइव्स इज ऑल्सो नोन एज। ड्राइव्स यानी कि कोई भी जो मोशन करने का काम करता है, यानी कि एक्चुएटर या फिर मोटर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको पता होना चाहिए। ड्राइव्स भी कह सकते हैं, लोकोमोशन भी कह सकते हैं, एक्चुएटर भी कह सकते हैं, मोटर भी कह सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज करते आना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनैलिटी ऑफ द रोबोट्स। रिप्रोग्रामेबिलिटी, मल्टी फंक्शनैलिटी, इफिशिएंट परफॉर्मेंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीन को तीनों जो स्टार्टिंग के है वो ऑप्शन करेक्ट है। नॉट फंक्शन पूछा है तो रिस्पॉन्सिबल तो एक रोबोट नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तो एक ह्यूमन होना चाहिए, क्योंकि रोबोट से सारी चीज़ें उसको इजीली परफॉर्म करते आनी चाहिए। तो हम इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है तो ह्यूमन से क्या, अगर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है तो हम लोग रोबोट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसलिए रोबोट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रोबोट विच मूव्स अराउंड इज कॉल्ड एज। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रोबोट विच मूव्स अराउंड इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं, लिंक्स, जॉइंट्स, मैनिपुलेटर या फिर एंड इफेक्टर। तो मूवमेंट यहाँ पे किसका होता है, तो जॉइंट्स का यहाँ पे होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैनिपुलेटर कंप्लीट आर्म होता है, एंड इफेक्टर सिर्फ पाम वगैरह होता है, लिंक्स होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है जॉइंट्स के बीच में। तो मूवमेंट करने का काम करता है कौन करता है, तो जॉइंट्स करता है मूवमेंट करने का काम। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो जॉइंट्स है इसी से सारे जो मूवमेंट है वो होते हैं, और यहाँ पे मोटर वगैरह है वो कनेक्ट होते हैं। सिमिलरली द काइनेमेटिक पार्ट ऑफ द मैनिपुलेटर इज कॉल्ड एज। काइनेमेटिक यानी कि अगेन सेम है, मोशन कहाँ पे हो सकता है, मैनिपुलेटर यानी कि कंप्लीट आर्म में मोशन करने का काम कौन करता है, तो ये होता है अगेन जॉइंट्स। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का या फिर थोड़े वर्ड्स घुमा फिरा के यहाँ पे पूछे जाते हैं। और रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल, मल्टीपर्पज, बोथ ऑफ द गिवन या फिर नन ऑफ द अबव। रोबोट प्रोग्रामेबल होता है क्या, हाँ, प्रोग्राम के हेल्प से ही हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। इन द मल्टीपर्पज रोबोट, एक रोबोट को हम लोग अलग अलग काम के लिए भी यूज करते हैं कि मल्टीपर्पज भी रोबोट है वो होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो गिवन ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। चार यहाँ पे दिया है, मैनिपुलेटर आर्म, कंट्रोलर्स, ड्राइव्स एंड ग्रिपर। ग्रिपर यानी कि आप एंड इफेक्टर है ऐसे भी कह सकते हो, जो ग्रिप करने का काम करता है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड इफेक्टर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन का आंसर करेक्टली आ सकता है। ध्यान से देखना, ऊपर जाके आप थ्योरी वगैरह भी जाके पढ़ सकते हो, और इसका आंसर है आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताओगे। मैं नीचे पिन कमेंट में इसका आंसर यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप बताओ इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपके यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे छुपे हैं। तो अगर आपने ये करेक्ट कर दिया तो इसके मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर जनरली डिजाइन टू कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं रोबोट्स में, कार्टेशियन होता है, यस, पोलर होता है यानी कि स्फेरिकल, करेक्ट, एंड द थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होने चाहिए, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय द जनरल पर्पज रोबोट। जनरल पर्पज यानी कि नाम में ही दिखा है, सारी जनरलाइज काम करेगा। पार्ट पिकिंग यानी कि कोई उठाने का काम करेगा, वेल्डिंग कर सकता है, यस, स्प्रे पेंटिंग भी कर सकता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन वो यहाँ पे कर सकते हैं। जनरल पर्पज है, स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बना है, तो कोई भी आसानी से सारी चीज़ें वो कर सकता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग ड्राइव्स इज यूज फॉर द लाइटर क्लास ऑफ द रोबोट। तो यहाँ पे एक लाइट क्लास ऑफ द रोबोट यानी कि ज़्यादा हैवी वर्क यहाँ पे जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक या फिर ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कंप्रेस एयर वगैरह रहेगा वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लाइट क्लास ऑफ रोबोट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल स्टेट सेंसर्स आर यूज टू मेजरिंग डैश ऑफ द एंड इफेक्टर। तो इंटरनल स्टेट सेंसर्स, तो मैंने कहा था कि सेंसर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल होते हैं यानी कि रोबोट के अंदर का वो सारी चीज़ें वो देखने का काम करते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंटल जो फैक्टर रहते हैं वो यहाँ पे सेंस करने का काम करता है। तो जो इंटरनल स्टेट सेंसर होते हैं यानी कि रोबोट के अंदर का वो पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीनों के तीनों यहाँ पे सेंस करेंगे ऑफ द एंड इफेक्टर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ये टॉपिक में डिस्कस किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, वापस एक बार कहूँगा, ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक यहाँ पे पहुँच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्री? ऑटोमेशन एक किसी को कह सकते हैं द यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम सच एज कंप्यूटर और रोबोट्स and the information technologies for handling the different processes and the machinery in an industry to replace a human being. Correct? It is a second step beyond the mechanization in the scope of the industrialization. Correct. Mechanization यानी कि सबसे पहले मशीन्स यहाँ पे आएंगी और वो मशीन्स को ऑटोमेट करने का काम है, वो स्टेप 2 में आता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बोथ ऑफ द अबाउ मेंशन ऑप्शंस आर करेक्ट। इसको हम लोग कहेंगे ऑटोमेशन। विच इज और आर द टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन? ओके, ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका भी यहाँ पे मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसका भी आंसर आप है वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताओगे। हम लोगों ने ऑलरेडी थियरी में डिस्कस किया है। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिक्स ऑटोमेशन सिस्टम्स टिपिकली यूज फॉर द production systems with exclusive allocated equipment and high production needs. Correct. Manufactured and designed to perform only one set of operation on one part with a high levels of efficiency. Correct. फिक्स ऑटोमेशन में सिर्फ हम लोग एक ही सेट ऑफ द ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली चेंज नहीं कर सकते। एंड द प्रोडक्शन सिस्टम विद एक्सक्लूसिव अलोकेटेड इक्विपमेंट एंड हाई प्रोडक्शन नीड, जहाँ पे हाई प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग ये फिक्स ऑटोमेशन है वो यूज़ करते हैं। तो अगेन यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, डिफरेंट वैरायटी भी हम लोगों ने देख लिया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द ऑटोमेटेड सिस्टम? Compose of the elements designed to perform the set of the tasks that have been programmed. Correct. Operational and repetitive tasks become less burden. Correct. यानी कि ह्यूमन को बार बार करने में वो यहाँ पे बर्डन हो सकता है, तो ये भी कम कर दिया ऑटोमेशन के हेल्प से। एंड मेक्स लाइफ सिंपलर एंड ईजियर। करेक्ट, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। 7 लेक्चर्स अभी तक हमने कंप्लीट करी है और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। आपके एग्जाम के पहले सारे के सारे जो कॉमन टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे फॉर ऑल द ब्रांचेस और द ट्रेड्स। और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिशियन और जो वायरमैन के लिए रहेगा वो हम लोग उसके बाद कवर करेंगे, यानी कि 5 जून के आगे हम लोग वो कवर करेंगे। तो कॉमन पोर्शन तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो PDF है आपको नीचे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजिंग इंजीनियर्स यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप पे मैंने सारे के सारे PDF है वो एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तो जल्द से जल्द वहाँ पे ज्वाइन कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।